भारत में सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन दे करके कोई भी व्यक्ति पूरे दुनिया के सबसे स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन सकता है। जो आईएएस होते हैं वे आईएएस बनते कैसे हैं? वो आईएएस ब्यूरोक्रेसी के सबसे स्ट्रांग पार्ट है। तो आईएएस बनने के लिए भारत में एक सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन देना होता है, जिसे यूपीएससी हर साल कंडक्ट करवाती है। इस एग्जाम में जो भी कैंडिडेट बैठते हैं और क्वालिफाई होते हैं, उन्हें यूपीएससी द्वारा रिकमेंड कर दिया जाता है डीओपीटी डिपार्टमेंट को, और वे सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। भारतीय ब्यूरोक्रेसी जो है ये भारत में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी है। इस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो सिविल सर्विस का भारत में उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसे आप जाकर के देखें। सिविल सर्विस का उद्भव कैसे हुआ, विकास क्या हुआ, उसमें क्या क्या चरण आए जब रिफॉर्म लिए गए। तो हमने प्राचीन काल से जो सिविल सर्विस का अस्तित्व है वहां से उठा करके अब तक मतलब 18 अगस्त 2022 तक का एक नोटिस आया है, उसको भी हमने उस पर भी हमने वीडियो बना दिया है। तो अगर हम देखें जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है तो एक बहुत बड़ा सिलेबस है। सिलेबस की बात करें तो हम उसके जो है पूरी एग्जामिनेशन की स्कीम को, प्लान को देख चुके हैं, सिलेबस को देख चुके हैं, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है इसलिए पूरे सिलेबस को अभी नहीं देखें, अलग वीडियो में देखेंगे। तो हम 2 चीज़ों का सिलेबस देख चुके हैं। पहला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पूरा पोर्शन देख चुके हैं, और मेंस की बात की जाए तो मेंस में हमने ईएसए का सिलेबस देख लिया है और जीएस सेकंड जो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है, यानी हम पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस टॉपिक जो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है उसे ही पढ़ेंगे। तो उसे हमने देख रखा है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, मतलब उसका हमने देख लिया है कि सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। और आगे बात करें तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जीएस सेकंड का ही पोर्शन है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। तो हम पढ़ेंगे, जो हमारी पढ़ाई होगी ये पूरा जो सोर्स है, सोर्स क्या होगा तो पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, जो लक्ष्मीकांत ने एक पॉलिटी की बुक लिखा है वही हमारा सोर्स, मेन सोर्स होगा। उसके अलावा हम कुछ मटेरियल अन्य सोर्स का भी यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें हमारे पॉलिटी सेक्शन का, तो पॉलिटी सेक्शन का जो पहला टॉपिक है जीएस सेकंड का, मेंस के सिलेबस का, तो पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। और वहाँ पर लक्ष्मीकांत की बुक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पर लिखी गई है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डिफिनीशन नहीं दिया है। हम पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले देखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, संवैधानिकता, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखेंगे। उसके बाद तब हम आएंगे मेन टॉपिक पर, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। तो मैं हूं सत्यवान आनंद चौरसिया, वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद एस्पिरेंट टू आईएएस। हम पढ़ेंगे अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जीएस सेकंड का, यहाँ से हमारा शुरुआत होगा। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, इसके एक छोटे से डिफिनीशन पहले हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन पोसेसिंग ए स्पेशल लीगल सेंसिटिव। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये लिविंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, अगर हम लिविंग डॉक्यूमेंट पर बहुत विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं आप, तो आपको एनसीईआरटी के क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी सेक्शन की, उसमें जो है मिल जाएगी। उसमें एक चैप्टर है पूरा लिविंग डॉक्यूमेंट पर ही। अगर हम बात करें लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, एक्चुअल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो 26 नवंबर 1949 को लिखा गया, कंप्लीट हो गया। तो लिखने में कितने टाइम लगे, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, और लगभग 62 या 63 लाख रुपए खर्च आए थे उस समय। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कब हुआ, इफेक्ट में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को, कुछ दिन से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया है कंप्लीटली। 26 नवंबर 1949 को ही कुछ क्लास को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो अगर हमने देखें कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे जर्नी को, अब तक जो 75 साल बीत चुके हैं, 2022 तक 75 साल कंप्लीट हो गए, हमने अमृत महोत्सव भी मना लिया।
स्वतंत्रता का, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जर्नी को देखें तो अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें समय के साथ बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए तो हम बदलाव कर रहे हैं। तो लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब यही होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी संविधान, अगर उसके अंदर जीवंत परिदृश्य हमें दिखे कि आवश्यकता पड़ने पर हम संविधान में बदलाव कर सकें। हमें बस अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो समस्या आ सकती है। इसलिए संविधान में अगर संशोधन करने की क्षमता है, पावर है, तो हम उसे कहेंगे कि वो लिविंग डॉक्यूमेंट है और समय के साथ उसमें हम रिफॉर्म कर लेंगे। क्योंकि अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे लिए समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनीशन में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन। जो पीपल्स फेथ है, एक्चुअल में जो पीपल की फेथ है वो समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिन्यू बनी रहे। इसके लिए हमें जरूरी है कि पीपल्स के एस्पिरेशन को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि जो स्थिति 1950 में थी वह स्थिति आज 2022 में नहीं है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करेंगे तो समस्या है। पीपल्स फेथ की बात करें तो पीपल्स फेथ कॉन्स्टिट्यूशन में होना अति आवश्यक है। क्यों? अगर पीपल्स फेथ नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसे मानने से कुछ लोग इनकार भी कर देंगे। कुछ लोगों का ये कहना होगा कि हमारे हितों के खिलाफ है या हमारे हितों के संदर्भ में नहीं लिखा गया है, तो उनका रेफरेंस पॉइंट बदल जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन 2015 से तो कंटिन्यू है, लेकिन 2015 से पहले वहां पर यही प्रॉब्लम थी, पीपल्स फेथ गायब था। कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता था तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमारा एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, हमारे हितों के खिलाफ लिखा गया है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ अगर रहेगा, जैसे भारत की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर व्यक्ति की विश्वास है, और ये विश्वास ही देश को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल फेथ बहुत कम है। वहां पर तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वहां राष्ट्रपति पद से उतरते ही जेल की तैयारी होती है। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल फेथ है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार बदल दिया गया। हम सिंपल देखें, फ्रांस डेवलप्ड कंट्री है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को 5 बार रीराइटिंग की जा चुकी है। कनाडा पूरे विश्व में सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा का है, जो 1767 में लिखा गया। 1767 में कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया गया, उनको कई बार फिर से लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि लिविंग डॉक्यूमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली अप्लाई ना कर पाए। और जब कोई व्यक्ति लिविंग डॉक्यूमेंट यानी समय के साथ संशोधन नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जब पीपल्स फेथ डगमगा जाएगा। क्यों? क्योंकि पीपल्स के एस्पिरेशन को उसमें पीपल्स को एस्पिरेशन नहीं दिखेगा कि पीपल्स की जो इच्छा है क्या उनकी इच्छाओं के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन उनके अनुरूप बना है या नहीं। अगर भारत की बात करें तो भारत में 1950 से 2022 तक 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? पीपल्स के फेथ का ध्यान रखा गया है, पीपल्स के, और इसी वजह से भारत में हर व्यक्ति, हर संस्था, हर पोस्ट पर बैठा व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपनी एलिजेंस, निष्ठा प्रदर्शित करता है। पीपल्स का एस्पिरेशन एक्चुअली होता क्या है? पीपल्स एस्पिरेशन की बात करें तो एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है, वो एक्चुअल में पीपल्स का फेथ हो एस्पिरेशन होगा। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समझ हर कोई बराबर है। कानून की नजर में कोई बड़ा छोटा, गरीब अमीर, ऊंचा नीचा नहीं है। यानी जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो राष्ट्रपति महोदय पर भी उतना ही लागू होता है, चीफ जस्टिस पर उतना लागू होता है, प्राइम मिनिस्टर पर, चीफ मिनिस्टर पर, गवर्नर पर, आरबीआई गवर्नर पर, और एक सिंपल सिटीजन पर, एक स्टूडेंट पर उसी तरह से अप्लाई होता है। यानी कानून के समझ सभी लोग सेम है। हाँ, राष्ट्रपति महोदय को कुछ इम्यूनिटी मिली है, लेकिन वो केवल पद पर रहते हुए है, और उसमें भी कुछ विशेष कारणों की वजह से मिली है। अगर हम बात करें आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि हम जो है, जो वल्नरेबल सेक्शन, गरीब वर्ग है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन
राइट तो देता है, लेकिन समाज ने उन्हें राइट्स नहीं दिए। वो व्यक्ति समाज में पिछड़ गए, समाज के मुख्य धारा के साथ साथ चल न सके, तो उनके लिए आर्टिकल 16 जो है एजुकेशन में और सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंस की बात करता है, जिसे हम आरक्षण कहते हैं। आर्टिकल 17 की बात करें, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। क्यों? भारत में, ये भारत ही नहीं, एक्चुअली पूरे विश्व में व्यक्ति की उसके रंग, रूप, जाति, धर्म से डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसे छुआछूत का एक कॉन्सेप्ट लगभग हर देश में पाया जाता है, ऐसा नहीं केवल भारत में है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो जब बराक ओबामा राष्ट्रपति नहीं थे और जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे, और एक बार दोनों लोग मिले, तो जॉर्ज बुश ने हाथ तो मिलाया, लेकिन हाथ मिलाने के बाद उन्होंने फिनॉल से हाथ धोया। हाथ धोने के बाद फिर जाकर के बातचीत शुरू हुई। इससे क्या पता चलता है? अमेरिका अपने आप को कहता है कि प्रोग्रेसिव कंट्री है, लेकिन बराक ओबामा क्या है? हाथ में तो कोई कीचड़ नहीं लगा था, गंदगी नहीं थी, लेकिन एक्चुअली वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि बराक ओबामा ब्लैक हैं, जॉर्ज बुश व्हाइट पर्सन। इसलिए हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में और हमारे देश में भी छुआछूत का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में रहा है। इस चीज को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 17 लाया है। आर्टिकल 18 की बात करें, तो आर्टिकल 18 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, एक्चुअली में बात करें आर्टिकल 18 आया क्यों, हमारे देश में बात करें, ये विश्व के हर देश में कुछ लोगों को उपाधि दी जाती थी। वो उपाधि एक्चुअली में शोषण का प्रतीक बन जाती थी। इस भारत में राजा, महाराजा, इस तरह की बहुत सारी उपाधियां होती थी, राजपूत, युवराज, राजकुमार। ये जो उपाधियां थी, एक्चुअल में ये उपाधियों से लोग शोषण करते थे। तो संविधान जब बन रहा था, तो उस समय ये डिसीजन लिया गया कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि धारण करना, जो सरकार द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इससे अगर उपाधि दी जाएगी तो फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा, उससे शोषण का एक आधार बन जाएगा। इसलिए आर्टिकल 18 कहता है कि किसी भी तरह की उपाधि किसी को नहीं मिले। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा पढ़ाई किया है और उसको साइंटिस्ट मिल गया, तो भारत सरकार उसको साइंटिस्ट शब्द की उपाधि देती है। साइंटिस्ट ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड एक्सेट्रा। तो ये एक उपाधि है, लेकिन वो उपाधि एक्चुअल में किसी व्यक्ति को जन्म से नहीं मिला है, और वो उपाधि उस व्यक्ति के इंटेलिजेंस पर मिला है। उसकी जो है इंटेलिजेंस क्या है, उसने जो विजडम दिखाया है, जो उसने रिसर्च किया है, उस पर मिला है ये। और इस उपाधि को कोई भी प्राप्त कर सकता है अपने पढ़ाई के बल पर, अपने इंटेलिजेंस के बल पर। एक प्रोफेसर का पोस्ट होता है, ये भी एक उपाधि की तरह होती है। डॉक्टर एक उपाधि है। अगर हम बात करें, भारत सरकार सम्मान दे देती है, पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो उपाधि हैं, या हम सेना में भी उपाधि मिलती है। सेना के बहुत सारे रैंक होते हैं, हर रैंक पे कुछ न कुछ उपाधि मिलती है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में या भारत सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि इनको एक्चुअल में उपाधि का अंग नहीं माना जा सकता, ये उनके कार्यों की वजह से मिल रहा है। और वो उपाधि अगर लगता है उपाधि है, तो कोई भी व्यक्ति उसे धारण कर सकता है अपनी योग्यता के आधार पर। हाँ, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत रत्न का सम्मान पाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पाता है, अपने नाम के साथ उसे जोड़ नहीं सकता है, वो नहीं जोड़ सकता है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन तो बिल्कुल नहीं। वो व्यक्ति अगर कोई है, जैसे हम बात करें कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, उनको ये नहीं कह सकते हैं कि अब उनका नाम, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उनका नाम होगा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं, वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ही जाने जाएंगे। उनको भारत रत्न मिला है, सिर्फ ऐसा हम कर सकते हैं। तो आर्टिकल 18 ये है। आर्टिकल 19 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फंडामेंटल राइट, आपके पास एक्सप्रेशन है, आप अपनी बात रख सकते हैं, कहीं विदेश में जा सकते हैं, कहीं पर भी आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं। अगर आपको सरकार से समस्या लग रही है, तो सरकार को व्यंग्य के माध्यम से भी उन्हें अपनी बात कह सकते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर का कार्टून बना सकते हैं। आर्टिकल 20 कहता है कि कोई व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, यानी उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 व्यक्ति को जीवन की जो है स्वतंत्रता देता है। और सबसे बड़ा आर्टिकल 21, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे देश में जो लिविंग डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा अप्लाई होता है आर्टिकल 21A पर। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 21A था ही नहीं। 21A तो बाद में 2003 में जोड़ा गया। 21A का जो मेन
थीम है वो क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन। 14 साल से कम बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। ये कहाँ था, आर्टिकल 56 में था, आर्टिकल 46 में था, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था। संविधान सभा ने ये माना कि सरकारें जो हैं इसको जनता तक पहुंचाएंगी। और 1947 से 2003 तक किसी भी सरकार ने बच्चों के एलिमेंट्री एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से 2003 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल 46 से निकाल करके उसे आर्टिकल 21 बना दिया गया। अब उसे स्वतंत्रता का अधिकार के स्तर पर ला दिया गया है, यानी किसी भी बच्चे की जिसकी उम्र 6 साल से 14 साल के बीच में है उसे एलिमेंट्री एजुकेशन पाना उसका फंडामेंटल राइट है, स्वतंत्रता का अंग है और कोई भी सरकार डिनाई नहीं कर सकती। अगर हम देखें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट न होता तो क्या ये संभव होता, नहीं संभव होता। बच्चों की शिक्षा पर बहुत ही बुरा असर पड़ा होता। अगर बात करें ऐसे ही आर्टिकल 29A को जोड़ा गया है, 42A 42B है, 48A जोड़ा गया है। इस तरीके से भारत के संविधान में बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए। आज के संविधान की अगर एक्चुअल बात करें तो 395 आर्टिकल थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में करीब करीब 470 आर्टिकल हैं। जैसे 21, 21A, 48, 48A, 51, 51A। इस तरीके से हम देखें करीब करीब 470 आर्टिकल हो गए। ये क्या है, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है जो पर्सन के एस्पिरेशन के लिए उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज किए। अब लीगल संसिटी की बात आती है तो लीगल संसिटी के अभी और भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, जैसे हम 21 के बाद 22, 23 ये बहुत बड़े, जिनको हम आगे एक एक आर्टिकल करके देखेंगे। अगर हम बात करें स्पेशल लीगल संसिटी क्या है, स्पेशल लीगल संसिटी का मतलब ये है कि हमारे पास इसको जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो किसी व्यक्ति में निहित नहीं। हमारे देश में सुप्रीम कमांडर जो है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव है राष्ट्रपति महोदय, लेकिन वो भी चाहें और जो गवर्नमेंट का सुप्रीम पर्सन है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर और स्टेट का हेड राष्ट्रपति। लेकिन वे लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में बदलाव नहीं ला सकते। हाँ, राष्ट्रपति महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, लेकिन उस ऑर्डिनेंस की लाइफ सिर्फ 6 महीने होती है। और अगर उस ऑर्डिनेंस को लोकसभा राज्यसभा में पास करा लिया जाए तो बिल, अगर उसको एक बिल बना करके पास कर दिया जाए तो एक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा न किया जाए तो 6 महीने में वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको एक स्पेशल तरीके से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट में, राज्यसभा या लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और वहीं से वो बिल पास होगा, फिर राष्ट्रपति महोदय इस पर साइन करेंगे तो एक्ट बन जाता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय जो साइन किए हैं वो भी आर्टिकल को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्हें कहा गया है भारतीय संविधान का रक्षक, वो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहा गया संविधान का रक्षक, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट भी ना नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट, स्टेट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल कोई ना नहीं कर सकता है। और जो कानून बनाने की क्षमता है, शक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में है। इसलिए इसको स्पेशल लीगल संसिटी कहा गया है कि इसको स्पेशल तरीके से ही बनाया जा सकता है। आगे हम बात करें, A constitution is the fundamental law of a country. It is the rule book of a nation which regulates the society and its law. अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, ये फंडामेंटल लॉ है किसी भी कंट्री का। जो भी कंट्री है अगर वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फंडामेंटल लॉ बुक का मतलब क्या है, रूल बुक का मतलब क्या है कि जो भी देश में कानून है वे सारे कानून इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करें, यानी वे सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर डिराइव करेंगे। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के एबव नहीं हो सकता है। इवन मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल भी नहीं हो सकता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल लॉ नहीं बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही बनेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है फंडामेंटल लॉ या रूल बुक भी कहा गया। अगर कहते हैं विच रेगुलेट्स द सोसाइटी एंड इट्स लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को तो रेगुलेट कर रहा है, क्या ये लॉ को भी रेगुलेट कर रहा है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी में जो भी नियम कानून है वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर में होने चाहिए। अगर आर्टिकल 13 की बात की जाए उसमें साफ साफ लिखा है
कोई भी प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा वो नल एंड वाइड हो जाएगा। यानी अगर कोई भी प्रोविजन देश में चल रहा है, या क्योंकि बहुत सारे कानूनों को हमने ब्रिटिश से एक्सेप्ट किया है, तो आर्टिकल 13 में साफ साफ लिख दिया गया कि अगर कोई भी प्रोविजन ऐसा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ है तो उसे नल एंड वाइड, उसे हम स्क्रैप कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, वो एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सोसाइटी के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी लॉ मिलेगा, लॉ बनेगा, वो सोसाइटी को रेगुलेट करेगा। अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो डिस्क्रिमिनेटरी है या खतरनाक है, उसे ऑटोमेटिक नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। आगे क्या ये लॉ को भी रेगुलेट करता है? हाँ, जैसे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो पार्ट 2 है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 सिटीजनशिप के बारे में बात करें तो सिटीजनशिप जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके बावजूद हमको एक कानून बनाना पड़ा, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता कानून 1955। ये क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम सब कुछ नहीं लिख सकते हैं, और जब हम सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख सकते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर हमें कुछ और कानून बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो कानून बनेंगे, ये कानून स्वतंत्र रूप से नहीं बनाए जाएंगे। इन कानून को बनाने से पहले पूरा ध्यान रखा जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं, उसके अंडर में बनने चाहिए। यानी जो भी भारत सरकार ने 1955 में नागरिकता कानून बनाया है, सिटीजनशिप एक्ट बनाया है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के प्रोविजन के अंडर में ही काम करेंगे। वे जो है अन्यत्र काम नहीं कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं इस तरह से बहुत सारे रूल हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। इस तरीके से हमारे देश से हमेशा कुछ न कुछ कानून बनते रहते हैं, लेकिन वो सारे कानून कहाँ होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोसाइटी को भी रेगुलेट कर रहा है, कंट्री को भी रेगुलेट कर रहा है, और लॉ को भी रेगुलेट कर रहा है। आगे देखें, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज द फिलॉसफी एम्बोडेड इन ए नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डिटरमाइंस द काइंड ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट देयर। अगर हम बात करें किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ करके ही हम कैसे पता लगा लें उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, और जो गवर्नमेंट वहां पर चल रही है उस गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी फिलॉसफिकल थॉट क्या है। एक्चुअल में की बात करें तो हर संविधान में कुछ वर्ड, फिलॉसफिकल वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, और वही बताते हैं कि देश की सरकार कैसे है और देश की गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है, व्यवस्था क्या है। तो हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है। लगभग हर देश में प्रियम्बल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल हो। तो जो प्रियम्बल है उसको देखिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। प्रियम्बल को पहले सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं माना था, लेकिन 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल का पार्ट है, लेकिन हाँ ये भी उन्होंने कहा इसको इन्फोर्सिएबल नहीं, यानी लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं किया सकता। अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के किसी हिस्से को न माने तो उस पर कोई लीगल संसिटी नहीं है, उसे कानूनी रूप से बाध्यता नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्रियम्बल में चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में कह दिया कि प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल में हम देखें तो कुछ शब्द हैं, ये शब्द जो हैं क्या क्या है स्पेसिफिकली मेंशन, हमने उसे हाईलाइट कर दिया है। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। यानी वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है एक्चुअली बना कौन रहा है? पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया। उन्होंने कुछ वर्ड यूज किए, सोवरेन, भारत एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, ये किसी विदेशी ताकतों के शासन प्रशासन के अधीन नहीं है, न किसी के इन्फ्लुएंस में काम करेगा। भारत सरकार का अपना स्वतंत्र, भारत देश का, राष्ट्र का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इसकी आगे बात करें तो बात करते हैं कि हमारा देश सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हमारे देश की जो आइडियोलॉजी है
हमारा देश सोवरेन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। फिलॉसफी क्या है हमारे देश की? तो हमारा देश सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। हाँ, पीपल्स का धर्म है, सिटीजन अपना धर्म रखते हैं, वो उसको फॉलो करें, उसमें देश को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देश का, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, आवर सेल्व्स। तो ये जो वर्ड है ये बताते हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। तो भारत के संविधान को जनता द्वारा बनाया गया और जनता को ही समर्पित कर दिया गया है, यानी यहाँ पर पब्लिक को सर्वे सर्वा माना गया। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जनता की कोई औकात ही नहीं है उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। वहाँ ये जो पीपल ऑफ इंडिया है वो गॉड के नाम पर है, गॉड द्वारा बनाया गया और जनता को सौंप दिया गया है। यानी वहाँ पर एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेथ है वो हमेशा डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो जनता को एक्चुअल में मिलते ही नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं। राष्ट्रपति कभी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, जैसे परवेज मुशर्रफ जेल में, तो कभी कोई जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को ही हटा देता है। यानी कानून का जो स्थिति है वो डमाडोल है। इसीलिए कह रहे हैं कि जनता का जो पीपल्स फेथ है वो बना रहेगा, तभी जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग बनेगा और इसमें स्टेबिलिटी बनेगी। तो जो हमने कहा फिलॉसफी इम्बॉडीड, तो हर संविधान में ऐसे अगर हमारे पास कुछ फिलॉसफिकल आइडियोलॉजिकल वर्ड हैं जो बताते हैं कि देश कैसा, जैसे हमारा देश सेकुलर है और दुनिया के ऐसे लगभग बहुत सारे देश हैं जो सेकुलर नहीं है, वो उनका एक धर्म है, उनके राष्ट्र धर्म है। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो जापान बौद्धिस्ट है, श्रीलंका बौद्धिस्ट कंट्री है। तो ये जो है एक फिलॉसफी है जो हर कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। आगे हम बात करें कि हमारा प्रियम्बल है, हम प्रियम्बल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आगे चलकर। इसके आगे है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसके आगे है। फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या क्या है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल में दो प्रकार माने गए हैं, रिटेन और अनरिटेन। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड एंड फ्लेक्सिबल भी माना जाता है, लेकिन वो यहाँ पर हम डिस्कस करना ठीक नहीं है, उसके हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए जो रिटेन हो सकता है, अनरिटेन, दोनों ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी, यानी जो हमने पहले बात किया कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में एक आइडियोलॉजी और फिलॉसफी होती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है। एक्सप्रेशन ऑफ नेक्स्ट फंक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ कैन बी मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड बाय अमेंडमेंट स्पेशल लॉ। यानी अगर जनता के पास एक्सप्रेशन होगा बेसिक लॉ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ दिखेगी, तो साथ साथ वो लॉ मॉडिफाइड भी करने की क्षमता होनी चाहिए, रिप्लेस भी करने की पावर होनी चाहिए, और अमेंडमेंट आवश्यकता पड़ने पर, तभी तो हम कहेंगे वो क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट होगा तो पीपल्स के फेथ और एक्सप्रेशन को धारण करेगा, पीपल्स का फेथ बढ़ेगा, पीपल्स की एस्पिरेशन पूरी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग होगा तो कंट्री स्ट्रांग होगा। जब कंट्री स्ट्रांग होगा तो वहाँ पर जो स्पेशल लॉ, फंडामेंटल लॉ है, ये जैसे उनके स्पेशल लॉ पूरे होंगे, कंट्री स्ट्रांग बन जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के अंडर में, जैसे गवर्नमेंट के 3 अंग है, कौन कौन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, जो देश की सरकार चल रही है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस स्तर का है, उनके बीच इंटर रिलेशनशिप कैसा है, उनमें किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसके ऊपर कितना रिस्ट्रिक्शन है। अगर इनके बाद देखें, जैसे हम लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर क्या है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है वही एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यानी हमारे पास इंटर रिलेशनशिप देखा जाए तो लेजिस्लेचर के मेंबर ही एग्जीक्यूटिव के मेंबर है। दूसरी बात देखी जाए तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच क्या रिलेशन है, इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ लेजिस्लेचर जो है जुडिशरी पर हमेशा नजर बनाए रखती है। अगर कोई जज संविधान के खिलाफ काम करेंगे तो उनके ऊपर महाभियोग लगा करके इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा लेजिस्लेचर द्वारा और उन्हें हटाया जा सकता है।
अगर हम बात करें अथॉरिटी की, तो जो लेजिस्लेचर है ये हर राज्यों के पास भी है, केंद्र सरकार के पास भी है। केंद्र सरकार के पास जो लोकसभा और राज्यसभा है, केंद्र सरकार नहीं, लेजिस्लेचर कहें तो लेजिस्लेचर का जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में, जैसे 6 राज्यों में उनके सभापति, ये उसके सुप्रीम पर्सन होते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो पूरे कंट्री का जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? राष्ट्रपति महोदय। राज्यों के मामले में देखा जाए तो राज्यपाल है, लेकिन राज्यपाल भी राष्ट्रपति के अंडर में ही है, यानी राज्यों के अंदर ऐसा नहीं है कि राज्यपाल कुछ भी करेंगे। राज्यपाल भी सुप्रीम एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त होते हैं, उन्हीं के इच्छा अनुसार का मतलब उनकी इच्छा के अनुसार कार्यकाल उनका डिसाइड होता है, वो कब तक उनका कार्यकाल रहेगा। जुडिशरी की बात की जाए तो जुडिशरी ने एक सिस्टम बनाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है, और कॉलेजियम सिस्टम से ही जजों की नियुक्ति होती है। वो करते क्या है? वो रिकमेंड करते हैं एग्जीक्यूटिव को, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उसको जो रिकमेंडेशन आया है उसे मान सकते हैं, और जिस व्यक्ति के लिए रिकमेंडेशन उसे जज नियुक्त कर सकते हैं या उसे वापस भी कर सकते हैं। लेकिन एक प्रावधान ये है कि अगर प्रेसिडेंट वापस कर दें और जुडिशरी फिर से उसी नाम को भेज दे तो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग मैटर हो जाता है उससे, और उसके हाल में, उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय को उस रिकमेंडेड पर्सन को जज नियुक्त करना होता है। बात करें रिस्ट्रिक्शन की, तो राष्ट्रपति महोदय के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। उनके देखा जाएगा अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं या कार्य करने में असक्षम है तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन लग सकता है, जजेस के ऊपर इम्पीचमेंट मोशन हो सकता है। और लेजिस्लेचर की बात की जाए तो लेजिस्लेचर अगर कोई भी फंक्शन ऐसा काम करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो प्रेसिडेंट उस बिल को एक्ट बनने से पहले साइन नहीं करेंगे, क्योंकि जब लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पेश होता है, पास होने के बाद भी वो बिल ही रहता है। जब राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं तब जाकर के वो एक्ट बनता है। तो राष्ट्रपति महोदय साइन करने से मना कर दें तो वो एक्ट नहीं बनेगा, यानी लेजिस्लेचर पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है। साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति महोदय साइन भी कर दें लेकिन बाद में जुडिशरी ये देखे कि उस कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सम्मत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो जुडिशरी उसको स्क्रैप कर देगी, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी। यानी इस तरीके से सभी लोगों के ऊपर एक अपनी अथॉरिटी है, साथ ही साथ सभी लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन जनता के ऊपर भी है। जितने हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जैसा कि हमने भी बात किया, ये एस्पिरेशन की बात की, फंडामेंटल राइट की बात की, वहां पर हर जगह फंडामेंटल राइट में रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। यानी अगर कोई भी इस विशेष स्थिति आती है तो सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पर बात करें, कोई मनमानी नहीं कर सकता है। जैसे आर्टिकल 19 की बात करें, प्रोफेशन, रोजगार के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया गया है आर्टिकल 19, लेकिन रोजगार का ये नहीं मतलब कोई कुछ भी रोजगार करे। कोई कहे कि हम जो है कुछ ऐसे सामान का व्यापार करेंगे जो गवर्नमेंट ने मना कर रखा, जैसे कोई बंदूक का व्यापार करे, कोई बंदूक की गोला बारूद बेचने शुरू कर दे बिना लाइसेंस के, तो ऐसा नहीं हो सकता। या कोई व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की पढ़ाई नहीं किया, MBBS नहीं किया है, तो हॉस्पिटल खोल ले, तो उसको डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। बिजनेस तो कर सकते हैं पर कोई भी बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हैं। वो अगर किसी बिजनेस में कुछ स्पेशल नॉलेज कर सकता है तो वो लेना पड़ेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति वकील बनने से पहले उसे वकालत पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनने से पहले इंजीनियर। लेकिन हाँ, इंजीनियर के ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग की सर्विस सेंटर खोल रखे हैं, अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ नुकसान नहीं दिख रहा है। जैसे डॉक्टर तो लाइफ एंड डेथ का मैटर बन सकता है, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग करना है, कार ट्रक का रिपेयरिंग करना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जैसी बात नहीं है। आगे देखें नेक्स्ट फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का स्तर कितना है, किस किस लेवल पर गवर्नमेंट है। तो हमारे पास 3 तरह के गवर्नमेंट, 3 नहीं और भी हो सकते हैं, 3 देखते हैं, फेडरल, कॉन्फेडरेशन एंड यूनिटरी। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, अगर बात करें तो जो भारत है, अमेरिका है, ये फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है। लेकिन एक्चुअल में भारत के संविधान में फेडरल वर्ड यूज नहीं किया गया, भारत के लिए यूनियन वर्ड यूज किया गया। यूनियन वर्ड कहाँ से आया, कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। कनाडा जो है वो फेडरल कंट्री वो भी है,
वहां पर केंद्र सरकार और 4 ही राज्य हैं। उतने बड़े देश में सिर्फ 4 राज्य हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को फेडरल नहीं कहा है, उसने अपने आप को यूनियन कहा है। और भारत सरकार का जो भारत देश है, इसका भी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो फेडरल नहीं होकर के यूनियन है। फेडरल बस नाम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। कॉन्फेडरेशन की बात कीजिए तो स्विट्जरलैंड कहता है वो कॉन्फेडरेशन है, या जो पहले यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, वो कॉन्फेडरेशन था, लेकिन अब वो कॉन्फेडरेशन की स्थिति में नहीं है। आगे बात करें यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है जहां पर राज्य की संकल्पना तो है राज्य सरकारों की, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होता, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस। ये क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब वहां पर एक व्यक्ति होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, वही पूरे देश को रेगुलेट करेंगे, कानून बनाएंगे पार्लियामेंट के माध्यम से। लेकिन राज्य सरकारों के पास कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी, उनके बजट बनाने की शक्ति नहीं होगी। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश आएगा, जो बजट आएगा, जो भी कानून बनेंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट बस करना है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और हमारे यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है। इसे हम एक पूरा चैप्टर के तौर पर पढ़ेंगे। आगे देखिए, डिलीनिएट द पावर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वही हमने कहा जो फेडरल है, यूनिटरी है। फेडरल में क्या है, जो पावर है नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो बहुत उनका अच्छे से सीमांकन कर दिया जाता है, डिलीनिएशन कर दिया जाता है। कि जैसे भारत की बात करें तो भारत के 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। 3 शेड्यूल है, सेंट्रल और स्टेट और कॉन्करेंट, यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्रीय सूची है उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार बना सकते हैं, और जो समवर्ती सूची है दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों बनाते हैं और अगर कोई क्लैश होता है, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है, तो केंद्र सरकार वाले कानून मान्य होंगे। नेक्स्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन? प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट, इनहेरेंट कैपेसिटी टू चेंज विथ चेंजिंग टाइम एंड नीड। अगर कहें प्रोविजन, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक इनहेरेंट कैपेसिटी होनी चाहिए कि समय के साथ अपने में बदलाव कर सके। और तभी वो क्या करेंगे, जब समय के साथ अपने में बदलाव करेंगे तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज सर्वाइवल इनका मुश्किल हो जाएगा और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको हम पहले ही देखा कि जो हमारे पास लिविंग डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से है, आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन से आता है, प्रोविजन होना चाहिए। और भारतीय संविधान में तो इनहेरेंट कैपेसिटी है। आर्टिकल 367, जो आर्टिकल 367 है वो इनहेरेंट ही तो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही समाहित है। कॉन्स्टिट्यूशन के पास अपने अंदर ही पावर उसने समेट रखा है। अब हमको लेजिस्लेचर से पूछना नहीं है, पार्लियामेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमिश्नर से या कानून मंत्री से पूछना नहीं है। हम अमेंडमेंट कर सकते हैं समय के अनुसार, अगर हमारे सर्वाइवल और इम्प्रूवमेंट दिखे तो 105 बार हम अमेंडमेंट कर भी चुके हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंक्शन है, इसके आधार पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोस्टली अपने आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका वो आइडियोलॉजी बेस पर है, और उनका मतलब यह है कि उनमें जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए रसिया में जो है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो रसिया है, वहाँ पर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है इस पर ध्यान देते हैं। वे सोशलिस्ट कंट्री हैं और वो इसी बात पर ध्यान रखते हैं, कम्युनिस्ट कंट्री है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब वहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है। ये जो हमने कहा कि डिलीनिएट द पावर ऑफ पावर, तो ये डिलीनिएशन ऑफ पावर यहाँ पर है। इंटर रिलेशनशिप की बात की जाए तो वहाँ पर है कि वहाँ पर सबके बीच अलग अलग पावर दिखता है। भारत की बात की जाए, भारत में लेजिस्लेचर जो है वही एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जो भारत की स्थिति है वो थोड़ा सा भिन्न है। रसिया में आइडियोलॉजी बेस पर चलता है, जो सोशलिस्ट कंट्री है। अमेरिका में गवर्नमेंट बेस पर, इनके जुडिशरी अपना फंक्शन स्वतंत्र रूप से परफॉर्म करेगी, लेजिस्लेचर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एग्जीक्यूटिव अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। भारत की जो स्थिति है उसी का एग्जाम्पल दें मूंगफली का, सभी लोगों ने खाया होगा। मूंगफली का एग्जाम्पल दें तो बड़ा अच्छा है कि अगर बात करें मूंगफली कैसा होता है, उसके ऊपर छिलका है और अंदर उसके दाना है। तो यही स्थिति हमारे देश में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की है। पूरी मूंगफली की बात की जाए तो वो कौन है?
गवर्नमेंट का वो दो हिस्सा है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। अगर मूंगफली के दाने को निकाल दिया जाए तो दाना क्या है, एग्जीक्यूटिव है, यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के अंदर है, उसी से बना है। लेकिन लेजिस्लेचर के अभाव में एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर पर भी कंट्रोल रखता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर। जैसे अगर कोई भी गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून सम्मत न चले, जनता के एस्पिरेशन को पूरा न करे, तो लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव को हटा देगी। लेकिन साथ ही साथ अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर कैसे कंट्रोल करती है, लेजिस्लेचर अगर कोई बिल पास कर दे, एग्जीक्यूटिव कौन है, राष्ट्रपति महोदय, और उस पर उन्हें लगे कि इस पर साइन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो कानून सम्मत नहीं है या जनता के हितों के खिलाफ है, तो साइन नहीं करें। जैसे हुआ क्या था, 1991 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, अंतिम दिन क्या किया गया, सभी सांसदों का सैलरी बढ़ा दी गई। एक बिल पेश हुआ, उसी दिन पास हो गया, उसी दिन शाम को अगले दिन लोकसभा भंग हो गया और राज्यसभा में पास हो गया। राष्ट्रपति महोदय को मिल गया वो बिल साइन करने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने साइन नहीं किया। क्यों? उनको लगा कि जनता के हित में नहीं है, जो राजकोष है उसके खिलाफ ये काम कर रहा है, इसलिए उस पर साइन ही नहीं किए। एक और बिल था, पोस्ट ऑफिस का बिल था, जिस पर भी राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया था। यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते रहते हैं। भारत की स्थिति ये है। अमेरिका में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, भारत में भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, आइडियोलॉजी भी देखते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो है मिक्स्ड बेस पर है। आगे हम देखें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास, इसमें एक्चुअल में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है संवैधानिकता, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम देखें पहले समय में लोगों के पास, राजाओं के पास खास शक्तियां होती थी और वो आर्बिट्रेरी मन से काम करते थे। किसी को उठा लिया, किसी को मार दिया, किसी की जमीन ले लिए, किसी को नौकरी से निकाल दिया, किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करे। ये क्या था? एक आर्बिट्रेरी बिहेवियर है और आर्बिट्रेरी बिहेवियर बहुत ही खतरनाक है। इस चीज से बचने के लिए ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या देखते हैं हम? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिएटेड एज डिफेंस मैकेनिज्म ओवर एंड एबव द स्टेट पावर। यानी जो रूलर हैं, स्टेट का पावर है, वो क्या करें, आर्बिट्रेरी अपने जो है पावर को एक्सरसाइज न कर सकें। द अनरिस्ट्रेन्ड अनचेक्ड स्टेट पावर में बी एक्सरसाइज आर्बिट्रेरीली बाय द रूलर। तो अनरिस्ट्रेन्ड अनचेक्ड पावर नहीं मिलना चाहिए, उन पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, उन पर चेक होना चाहिए कि वो क्या करें, एक निश्चित लिमिट के बाद वो कोई काम नहीं कर सकते। डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई भी राजा या कोई भी स्टेट पावर, राजा होते थे, अब प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट जो है कोई भी पावर, स्टेट जो है कोई ऐसे पावर का यूज न करे जो अनरिस्ट्रिक्टेड हो, अनचेक्ड हो, उनके ऊपर लिमिटेशन होना ही चाहिए, अदरवाइज वो शोषण का एक पर्याय बन जाएगा और शोषण बहुत जम के होगा। This arrangement which forces the ruler to stay within the jurisdiction by means of a generally retained or even unretained constitution is called constitutionalism। यानी अगर हम बात करें जो ये अरेंजमेंट है किसका, डिफेंस मैकेनिज्म का, और अनरिस्ट्रेन्ड अनचेक्ड, अनरिस्ट्रेन्ड रिस्ट्रिक्शन है और चेकिंग है, चेक्स एंड बैलेंसेज है, यही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। कोई भी रूलर या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर स्थिति ये है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के, उसके परव्यू के अंडर, एक परिधि के अंदर ही वो काम करने के लिए बाध्य हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन हो या अनरिटेन हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यही संवैधानिकता है कि कोई भी एक लिमिट से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है, किसी को बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं मिलेगी, और जो अथॉरिटी मिलेगी भी उस पर चेक्स एंड बैलेंसेज होंगे, उन पर एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया जाएगा। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करते हैं। आगे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर। जो भी गवर्नमेंट है उसका पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, ये मेन पार्ट है। क्या वो उनमें लिमिटेशन है कि नहीं, चेक्स
कंट्रोल एंड रूल है कि नहीं है। अगर कोई भी गवर्नमेंट है जिनके ऊपर लिमिटेशन है, जिनके ऊपर चेक्स है, रोकथाम लगाया जा सकता है उनके अथॉरिटी पर, अगर वो एक्सेस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, और जो भी कंट्रोल हम कर सकते हैं, कोई रूल ऐसा होना चाहिए जो उस स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इनकॉर्पोरेशन, इसमें क्या क्या समाहित है? प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसमें दो पार्ट समाहित है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब उनके पास अथाह शक्तियां नहीं होंगी, जब पहले सम्राट को मिलती थी, राजाओं को मिलती थी, उनके पास एक लिमिटेड पावर होगी। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ताजमहल के बनवाने की। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। जब उसने ताजमहल बनवा लिया तो उसे लगा कि इस तरीके का कोई ताजमहल और न बनवा दे। उसने मजदूरों को बुलाया, कि उसने कह भेजा कि बुला लाओ, उन सबको हम पुरस्कार देंगे। वो बड़े खुशी से आए पुरस्कार लेने। तो उसने क्या कहा, पुरस्कार स्वरूप अपने कुछ व्यक्तियों को कहा कि दोनों के हाथ काट दो, दोनों के जो भी कारीगर हैं उनके दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ, वो सब गुस्सा हो गए पर कुछ बोल ना सके। उन्होंने कहा कि आपने तो हमें पुरस्कार के लिए बुलाया और आज हमारे हाथ काट रहे हैं, क्यों? तो शाहजहां ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं तुम लोग किसी और व्यक्ति के लिए ताजमहल जैसा कोई बिल्डिंग बनाओ। चले गए, कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि आर्बिट्रेरी पावर थी, कोई चेक्स बैलेंस नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम जुडिशरी में अप्लाई करेंगे। वो जुडिशरी में गए और अप्लाई किया, फरियाद किया। तो जो जज था वो उसका पीठ साइड से दिख रहा था। उन लोगों ने कंप्लेन किया, किसकी? शाहजहां की। कौन था शाहजहां? एग्जीक्यूटिव का पर्सन था, वो लेजिस्लेचर को ही परफॉर्म करता था। तो उसने क्या कहा कि क्या तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बताओ। सब कहें कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अच्छा, क्या अन्याय हुआ? तो उसने बताया कि उन लोगों ने, जो कारीगर हैं, उन लोगों ने ताजमहल बनाया और उसके पुरस्कार के लिए बुलाया गया, लेकिन उनके पुरस्कार स्वरूप हाथ काटने की सजा या पुरस्कार कह लें दिया गया। तो कहा कि अच्छा, तुम राजा के खिलाफ जा रहे हो, ऐसा किया जाए, ये कोर्ट का आदेश है कि इन दोनों के हाथ ही नहीं, हाथ और पैर दोनों काट दिए जाए। ये कौन था? जब वो पीछे से आगे मुड़ा आदमी दिखा, कौन? वो शाहजहां ही था। यानी एक ही व्यक्ति लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को परफॉर्म कर रहा है। जब एक ही व्यक्ति तीनों फंक्शन को परफॉर्म करेगा तो आर्बिट्रेरी पावर यूज करेगा। उसके पास कोई भी चेक्स बैलेंस नहीं है, वो कोई भी लिमिटेशन नहीं है पावर पर, और रूल ऑफ लॉ की जो बात करें तो ये होगा ही नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता है कि इसमें दो चीजें समाहित होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए किसका? रूल ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। अगर हर किसी पर थोड़ा लिमिटेशन होगी तो अपने एक्सेस पावर यूज नहीं कर सकता, अथॉरिटी के बाहर नहीं जा सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करिए, अगेंस्ट भी है किस एक प्रिंसिपल के। वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अगेंस्ट है? तो आर्बिट्रेरी एंड अथॉरिटेरियन डिस्चार्ज ऑफ पावर। अथॉरिटेरियन हो, आर्बिट्रेरी पावर को यूज करे, तानाशाही दिखाए, उसके खिलाफ है। यानी कोई भी शासन प्रशासन का अंग आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, अथॉरिटेरियन पावर नहीं डिस्चार्ज कर सकता, अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के संवैधानिकता के खिलाफ है। ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम तो मेन तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी जो है इस पर एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन को डायरेक्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन 2021 पिछले ही साल का क्वेश्चन है। ए लेजिस्लेशन व्हिच कॉन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव authority and unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following article of the Constitution of India? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर किसी के पास जो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, उसके पास अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे दिए जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को वायलेट करता है? यहाँ पर सबसे बड़ी बात है क्या? वायलेट। ये वायलेशन वाला पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है कि वायलेशन हो रहा है। इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन ही नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ है, संवैधानिकता के खिलाफ है। वो उसका आंसर है आर्टिकल 14, जो कि हम पहले बताए क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के ऊपर देखें तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, इस पर आर्बिट्रेरी पावर नहीं मिलना चाहिए। आगे देखें,
तो लिमिटेड गवर्नमेंट की भी बात कर लें तो लिमिटेड गवर्नमेंट क्या है? ये लिमिटेड गवर्नमेंट इज ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच लीगलाइज्ड गवर्नमेंटल पावर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ यूजुअली द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम पहली बात डिस्कस कर चुके कि जो लीगलाइज्ड गवर्नमेंट है, लीगलाइज्ड गवर्नमेंट कौन है? जिसको जनता ने चुना है, ट्रांसपेरेंट वे में इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सिस्टम से इलेक्शन हुआ है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ट्रांसपेरेंट वे में जो इलेक्शन हुए, उसके बाद लेजिस्लेचर का क्रिएशन हुआ, उसके बाद उसी लेजिस्लेचर के कुछ लोगों ने एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर भी एक लिमिटेशन होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा, और वो रिस्ट्रिक्शन कहाँ से मिलेगा? एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। कंट्री विथ लिमिटेड गवर्नमेंट है लॉ अबाउट व्हाट गवर्नमेंट कैन डू कांट डू। जो लिमिटेड गवर्नमेंट है, जिस भी कंट्री में प्रोविजन है जहाँ लिमिटेड गवर्नमेंट की कुछ संकल्पना है, वहां पर ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। कैन डू कांट डू की कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती है। एनी कंट्री that has a any country that has a democratic governmental system is an example of one that is limited one। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट वे में होते हैं, वहां पर लगभग हमें लिमिटेड गवर्नमेंट की संकल्पना, वहां उसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आगे देखें, मेनी कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव ए लिमिटेड गवर्नमेंट एंड ए फ्यू एग्जांपल आर यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो जो हमको लिमिटेड गवर्नमेंट की संकल्पना देखती है विश्व में, तो यूएस से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये कुछ एग्जांपल है। भारत की बात करें, इन इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड गवर्नमेंट बाउंड टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल एंड एक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत इस पर स्पेशल फोकस करता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल द्वारा बाउंड है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। सरकारों पर भी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर भी, जुडिशरी पर भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, यानी 2020 में उन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में पूछा, और 2021 में कहाँ पूछ लिया? आर्बिट्रेरी और अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर पर पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन क्या है? ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए तो लिमिटेड गवर्नमेंट। यानी कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है तो उसकी डिफिनेशन एक अक्षर में देना, एक लाइन में नहीं, वन वर्ड में डिफिनेशन देना हो, क्या तो क्या कह सकते हैं? लिमिटेड गवर्नमेंट। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट है। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पार्ट को देख लिए। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अभी बंद करते हैं। और अगला पार्ट जो होगा वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होगा, यही हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग चलेगी। लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट थोड़ा सा बाकी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हम कर रहे हैं उसमें जो है कुछ फिलासफर ने क्या कहा है, हम फिलासफी को देखेंगे, उसके बाद जा करके हम फिर आगे शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।